हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं और जिसमें हम प्लेटो से शुरुआत कर चुके हैं और प्लेटो के बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने के बाद आज हम जो पढ़ेंगे वह है प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत, द फिलोसोफर किंग थ्योरी ऑफ प्लेटो। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्लेटो के हमने पिछले जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं, चाहे वह उसका न्याय सिद्धांत हो या उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत हो या वह प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सारे सिद्धांतों का जो सेंटर पॉइंट है वह है दार्शनिक राजा। यानी प्लेटो कहना चाहते हैं कि उनके आदर्श राज्य में जो शासक होगा वह दार्शनिक राजा होगा। तो जब शासन, राज्य और सत्ता की बात करते हैं तो प्लेटो के दर्शन में आप दार्शनिक राजा को उस स्थिति में पाएंगे जो कि सर्वोच्च स्थान पे है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान रखता है और जो सर्वोच्च स्थान पे है तो उसको पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहते हैं कि प्लेटो का जितना भी दर्शन है वह, उसका जो मूल निचोड़ है वह यह कहना चाहता है कि जो शासन है वह केवल और केवल बुद्धिमान और दार्शनिक राजा के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा सिद्धांत को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझेंगे इस लेक्चर में। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉस्टर एक थिंकर हुए हैं जिन्होंने कहा है कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है, ऐसा फॉस्टर कहते हैं। यानी दार्शनिक राजा जो प्लेटो ने अवधारणा प्रस्तुत की वह उनकी अपनी स्वयं की रचनात्मक मौलिकता की एक ऐसी अवधारणा है जो पहले किसी थिंकर में देखने को नहीं मिली। पहली बार प्लेटो ने अपने जो देश काल की स्थितियों को देखते हुए एक ऐसे राजा की अवधारणा प्रस्तुत की जो कि समाज में न्याय की स्थापना करेगा। तो दार्शनिक राजा के सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि प्लेटो का जो संपूर्ण दर्शन है उसका सार जो है, उसका निचोड़ जो है वह यही है कि दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी, स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथ में हो। तो आगे प्लेटो समझाते हुए कहते हैं कि उनकी जो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है उसके पीछे दो प्रमुख मान्यताएं हैं। वह दो प्रमुख मान्यताएं क्या है? पहली मान्यता तो यह है कि आत्मा के तीन भाग होते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स जिसमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था उसमें भी हमने आत्मा के तीन भाग की थ्योरी समझी थी। प्लेटो मानता है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के तीन पार्ट्स होते हैं और वह पार्ट्स होते हैं विवेक, साहस और भूख यानी क्षुधा। तो इन्हीं तीनों आत्मा के जो भाग होते हैं इनके अनुरूप ही राज्य में तीन वर्ग स्थापित होते हैं। जो विवेक वाला वर्ग है वह दार्शनिक कहलाता है, जो साहस वाला है वह सैनिक और जिसका क्षुधा का गुण प्रमुख होता है वह उत्पादक वर्ग कहलाता है। फिर दूसरी मान्यता यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है। यानी प्लेटो भी अपने गुरु सुकरात की भांति मानते थे कि सद्गुण ही ज्ञान है। संसार में जो भी वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान केवल तर्क संगत विवेक से हो सकता है। यानी यदि हम किसी भी सांसारिक ज्ञान की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे, तो वह सत्य वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। और वह वस्तुनिष्ठ कैसे होगा? यदि उसको तर्क और विवेक से हम साबित कर सके और उसके बारे में जान सके। तो प्लेटो का जो यह सिद्धांत है इस अर्थ में बहुत ही वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान हमें तर्क और विवेक से करना चाहिए, किसी के कह देने मात्र से नहीं होता है। तो प्लेटो ने जो भी बात कही वह बातें उन्होंने स्वयं भी साबित करके दिखाई। तो इन दो मान्यताओं के आधार पे ही नहीं, प्लेटो का अपना भी एक व्यवहारिक अनुभव था। तो थोड़ा आप प्लेटो के व्यवहारिक अनुभव के बारे में भी जान लीजिए कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत उनका निकला कैसे। प्लेटो का जो अनुभव था, जो उस समय के तत्कालीन राज्य से संबंधित, वह कुछ अच्छा नहीं था।
जब प्लेटो अपने समय में देखते थे तो वह यूनानी नगर राज्यों में बहुत ही अयोग्य और स्वार्थी राजनीतिज्ञों को शासन चलाते हुए देखते थे। उन्होंने उस समय के और अपने समय से पहले के भी नगर राज्यों में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, जैसे कि बहुत ज्यादा व्यक्तिवाद था, लोगों में शासन के प्रति अक्षमता थी, इनएफिशिएंसी थी, और शासन व्यवस्थाएं स्थिर नहीं थी, और जो शासक थे वो राजनीतिक रूप से बहुत सेल्फिश यानी बहुत ही स्वार्थी थे। तो इन सारी त्रुटियों को देखते हुए प्लेटो का जो होता है ना, कि जब हम अपने आसपास कुछ बहुत गलत होते हुए देखते हैं तो हम कुछ अच्छे की कल्पना करने लगते हैं कि काश ये गलत ना हो रहा होता, कुछ अच्छा हो रहा होता। तो वैसे ही प्लेटो भी अपने उस समय की स्थिति को देखते हुए बहुत ही आदर्श स्वरूप में चले गए और सोचने लगे अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पे कि क्या होना चाहिए, दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। तो प्लेटो के समय देखिए, एथेंस में जो प्रजातंत्र और स्पार्टा में सैनिक तंत्र था और सिराक्यूज में निरंकुश तंत्र था। तो तीनों तंत्रों में ही प्लेटो को दुर्गुण दिखाई देते थे। इन तीनों तंत्रों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो प्लेटो को बहुत ही आइडियल नहीं लगती थी, न्यायपूर्ण नहीं लगती थी। और जो शासक थे वो अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण थे। एथेंस जैसे नगर राज्य में लोकतंत्र के नाम पे अलोकतांत्रिक गतिविधियां चलती थी, जैसे कि तांत्रिक तरीकों से शासकों का चयन कर लिया जाता था, भ्रष्टाचार चलता था, घूस चलती थी। और इस तरीके से जब प्लेटो देखते थे तो उनको लगता था कि ये कैसा लोकतंत्र है। फिर अज्ञानियों और स्वार्थियों के हाथों में शासन उन्होंने देखा। तो प्लेटो ने ये देख के ऐसा कहा कि बढ़ई और दर्जी होने के लिए फिर भी किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि शासक बनने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि नगर राज्यों को विनाश होने से बचाना है तो एक ऐसा राजा होना चाहिए जो विवेकपूर्ण तरीके से शासन करे और दार्शनिक राजा बन के शासन करे, ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो सके। तो ये प्लेटो का अपना खुद का अनुभव था जो उन्होंने देखा, और इसी से उनका दार्शनिक राजा से संबंधित सिद्धांत निर्माण होता है। फिर प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के गुणों की वर्णन करते हुए कहते हैं कि दार्शनिक राजा में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि वह विवेकशील होना चाहिए, उसे मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य और कार्यों से परिचित होना चाहिए, वह घृणा, संकीर्णता, द्वेष, स्वार्थ आदि से दूर रहेगा, और वह विवेकशील तब होगा जब समाज के जो तीनों वर्ग हैं, उन तीनों वर्गों के जो अपने अपने कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए समाज में वह व्यवस्था बनी रहे, इसका निर्णय वह अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पे करेगा, अपने ज्ञान के आधार पे करेगा, किसी के कह देने मात्र से नहीं। तो अपने स्वयं के विवेक, तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, ऐसा दार्शनिक राजा का गुण होगा। फिर दार्शनिक राजा सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि उनके दार्शनिक राजा के दिमाग में कभी भी झूठ, फरेब, धोखा या इस तरीके के कोई भी नेगेटिव विचार कभी नहीं आएंगे। वह बहुत ही सकारात्मक होगा और झूठ के विचार से घृणा करने वाला होगा और सत्य के रास्ते पे चलने वाला होगा। फिर प्लेटो कहते हैं कि जो दार्शनिक राजा है उसका सर्वोच्च आदर्श जो होगा वह न्याय होगा। तो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय को सर्वोच्च महत्व देने वाला होना चाहिए। वह ध्यान रखने वाला होना चाहिए कि राज्य के जो अन्य वर्ग हैं, सैनिक और उत्पादक वर्ग, वे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे कि न्याय स्थापित और सस्टेन रह सके। फिर प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा की स्मरण शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण होगी। वह स्मरण शक्ति के आधार पर जितना ज्ञान अर्जित करेगा उसे याद रखेगा, उसका प्रयोग कर सकेगा, और वह अपने समाज में जो भी चीजें देखेगा उसको याद रखेगा। तो स्मरण शक्ति का तेज होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए कि कोई एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई राजा या फिर कोई शासक ही ऐसा हो, या आजकल के समय में जैसे मंत्री देखते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं।
तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपकी स्मरण शक्ति उतनी होनी चाहिए कि आपने जो जनता से वादे किए हैं, आपका जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, कम से कम आप उसे याद रखो। जब आप जनता के बीच जाओ तो आपको पता रहे। तो उस समय में प्लेटो ने इतने वर्ष पूर्व अपने अपने शासक से यह उम्मीद की कि इसकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो ये काफी रिलेटिव है और काफी रिलेवेंट लगता है। अच्छा है ये सिद्धांत काफी। फिर प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा शांत स्वभाव का होना चाहिए। देखिए आजकल के नेताओं में आप ऐसी कोई भी गुण नहीं पाएंगे जैसा कि प्लेटो कहते थे कि दार्शनिक राजा में होने चाहिए। नेता लोग तो आज पहले ही लड़ाई झगड़ा ही करने लगते हैं, लेकिन प्लेटो कहते थे कि एक अच्छे दार्शनिक राजा का गुण यह होगा कि उसका स्वभाव शांत होगा। वह अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में कोई भी ऐसी समस्या दिखेगा तो सबसे पहले उसका निराकरण शांति से करेगा, वो हड़बड़ाएगा नहीं। उसके बाद उसमें गुण होना चाहिए निस्वार्थ भावना। अब ऐसा राजा जिसका अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है तो वह अच्छे से ही शासन करेगा। तो प्लेटो कहते हैं कि जो मेरा दार्शनिक राजा है उसके पास ना तो अपनी संपत्ति होगी ना अपना परिवार, तो स्वार्थ का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो वह जो राजा है, दार्शनिक राजा, वह सर्व जन कल्याण की भावना से परिपूर्ण होगा। तो ऐसा प्लेटो कहते हैं। फिर है आत्मनियंत्रित। प्लेटो के दार्शनिक राजा में इतना आत्मनियंत्रण होगा कि कोई और उसे आदेश निर्देश नहीं देगा। वह स्वयं अपने जीवन का और अपने कार्यों का संचालन करेगा और नियंत्रित होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी राजा को चला रहा है कोई दूसरा ही व्यक्ति, तो और वो किसी के बहकावे में आके कुछ भी कर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो अपने विवेक से और स्वयं अपने आप को कंट्रोल करने वाला खुद होगा। ऐसा नहीं कि राजा कोई और है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, पर नहीं, दार्शनिक राजा जो होगा उसकी जो आत्मनियंत्रण है उसका अपने स्वयं के ऊपर होगा। फिर है वैज्ञानिक चिंतन शक्ति संपन्न। मतलब जो प्लेटो के दार्शनिक राजा होंगे वह वैज्ञानिक रूप से चिंतन रखने वाले होंगे, और वह जो भी इनके सामने समस्या आएगी अपने विवेक और बुद्धि से वैज्ञानिक रूप से उसका निराकरण करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है दार्शनिक राजा की। फिर है शिक्षा पद्धति के सर्वोच्च पे पहुंचने वाला। प्लेटो ने जो शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की है, जिसका विवरण हमने अपने पिछले लेक्चर्स में किया है, आप उसको जरूर पूरा देखिएगा। तो शिक्षा पद्धति में जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन तक पहुंच जाएगा सारे परीक्षाओं पार करने के बाद, तो उसमें जो सबसे ऊपर पहुंचेगा वही दार्शनिक राजा बनने के लायक होगा। ऐसा प्लेटो अपना शिक्षा पद्धति की प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। तो दार्शनिक राजा का भी यह भी गुण होगा कि वह शिक्षा पद्धति में सबसे टॉप करेगा, वो सबसे टॉप क्लास पे होगा। तो ये सारे गुण जो हैं ये प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक की 5वीं 6ठी पुस्तक में इस पे बहुत विस्तार से लिखा है। और प्लेटो कहते हैं कि जो दार्शनिक राजा है वह अपने गुणों का सर्वाधिक उपयोग राज्य के और शासन के कार्यों में करेगा। जो दार्शनिक राजा है वह सत्य का अन्वेषक होगा और सत्य को प्राप्त करने का अपना प्रयत्न तब तक जारी रखेगा जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। और दार्शनिक राजा में तृष्णा, भोग, विलास ये सब लालसा तो होती नहीं है, और आत्मा के सभी अच्छे गुण राजा में पाए जाते हैं। वह मृत्यु से नहीं डरता, वह न्याय, सौंदर्य, संयम के विचार तथा परम सत्य के विचार से हमेशा अपने आप को बनाए रखता है, और ज्ञानी और सद्गुणी व्यक्ति ही दार्शनिक राजा बनने के लायक होता है। तो प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है वो एक प्रकार से एक ऐसा आदर्श है जो कि हर एक, मतलब कहना चाहिए कि आजकल के जो हमारे लीडर्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए वो चीजें। तो दार्शनिक राजा के ऐसे गुणों और ऐसे एक आइडियल स्टेट को बताने वाले प्लेटो ने ये महान सिद्धांत दिया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। गुणों को बताने के बाद फिर दार्शनिक राजा के कुछ कर्तव्य प्लेटो बताते हैं। तो कर्तव्य में पहला कर्तव्य है कि जो कार्य विशिष्टीकरण है
उसके नियम की पालना करवाना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्लेटो ने जो 3 गुण बताए हैं आत्मा के, उन तीनों गुणों के अनुरूप समाज के 3 वर्गों को उसने विभाजित किया है और तीनों वर्गों के अपने अपने कार्य हैं और उन कार्यों में तीनों वर्ग विशिष्ट होते हैं। इसी को कार्य विशिष्टीकरण कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्य करे। दार्शनिक राजा यह देखेगा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको समाज में जो कार्य सौंपा गया है वह उसका ठीक ढंग से पालन कर रहा है या नहीं। तो यह दार्शनिक राजा का प्रमुख कर्तव्य होगा। दूसरा ये कि राज्य में शिक्षा की व्यवस्था और संचालन करना। दार्शनिक राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना होगा और राजा कुछ ऐसे काम भी करता है जैसे कविता, नाटक और साहित्य वगैरह पे प्रतिबंध लगाएगा, जो ऐसी चीजें हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था में डाइवर्जन पैदा करती है। जैसे कि प्लेटो कहते थे कि ये सारी चीजें जो कविताएं हैं, नाटक हैं, रंगमंच है, ये सब से क्या डाइवर्जन आता है, जो काम करने के लिए हम बैठते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आजकल भी आप देखते हो कि मोबाइल सबसे बड़ा डाइवर्जन है पढ़ाई के लिए। तो इन सारी चीजों पे जो प्लेटो के दार्शनिक राजा है वह नियंत्रण रखेंगे, जिसे आप सेंसरशिप भी कह सकते हैं। तीसरा है कि धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासक जो है धार्मिक विश्वासों को भी नियंत्रित करेंगे और उसके लिए एक अलग से नियम और कायदे कानून भी बना सकते हैं ताकि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें और धार्मिक कर्म कांडों में फंस के ना रहें। तो ये प्लेटो के दार्शनिक राजा के कुछ प्रमुख कर्तव्य थे। उसके बाद प्लेटो ऐसा नहीं कि दार्शनिक राजा को पूरी तरीके से खुला छोड़ देता है, वह उसकी शक्तियों पे एक मर्यादा और प्रतिबंध जरूर लगाता है। तो दार्शनिक राजा की शासन पर प्रतिबंध लगाते हुए प्लेटो बताते हैं कि दार्शनिक राजा की जो शक्ति है पूर्णतया परिपूर्ण होती है और मर्यादित होती है और लोकमत, रीति रिवाज और कानूनों के बंधन से मुक्त होती है और दार्शनिक जो शासक के जो कार्य हैं वह कानून के भी ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार जो प्लेटो के दार्शनिक राजा है वह न तो जनता के द्वारा चुना जाता है, न ही वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकमत, रीति रिवाज और कानून के बंधनों से मुक्त होता है, लेकिन उसको सबसे अधिक जरूरी है दार्शनिक होना और विवेकपूर्ण होना और बुद्धिमान होना। उसे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पे पहुंचना होता है, सारी परीक्षाओं को पास करना होता है और वह दार्शनिकों के स्वतंत्र विवेक में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि सबसे अधिक महत्व जो दार्शनिक राजा के लिए है वह है बुद्धि और विवेक। तो दार्शनिक राजा को सबसे अधिक जरूरी जो है वह दार्शनिक होना ही नहीं, दार्शनिक तो उसकी अपनी शिक्षा व्यवस्था से वह होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसका बुद्धि और विवेकशील होना, बुद्धिमान होना। इसके बाद है कि हम थोड़ा देख लेते हैं कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है। देखिए, सेबाइन कहते हैं कि दार्शनिक शासन का जो सिद्धांत है वह प्रबुद्ध निरंकुशता का सिद्धांत है, यानी एक ऐसी निरंकुश था जिसमें कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति निरंकुश बन जाए। ठीक है, ऐसा सेबाइन आलोचना करते हुए कहते हैं। तो दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना में प्रथम आलोचना ये की जाती है कि ये निरंकुश शासन को बढ़ावा देते हैं। तो प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्तियां दे दी है और इसकी वजह से निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि प्लेटो जो है शासक पर 4 प्रतिबंधों का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध हमने पीछे ही देखे, ऐसे नहीं है कि वो उसको निरंकुश बनाने से रोके। तो ऐसे इन प्रतिबंधों का कोई महत्व एज सच है नहीं। तो इस प्रकार से दार्शनिक शासक को निरंकुश शक्तियां प्लेटो प्रदान करते हैं। दूसरी आलोचना है कि नागरिकों की स्वतंत्रता का अंत कर देते हैं। दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान करके प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और विवेक को एक प्रकार से समाप्त कर दिया है।
और व्यक्ति केवल और केवल राज्य की पूरी मशीनरी का एक छोटा सा भाग बन के रह गए हैं। तो ये भी एक आलोचना की जाती है। तीसरी आलोचना है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। प्लेटो का यह विचार है कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं। प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है, यानी खाली कुछ ही व्यक्ति को बहुत समझदार मान लेना और बाकी लोगों को मूर्ख समझना, यह प्रजातांत्रिक समानता का एक अवहेलना है। तो अरस्तु जो है इस बात में जो सामान्यतः अधिक सत्य है विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण जनसमूह सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संदर्शकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। फिर है यह विरोधाभासी सिद्धांत प्रतीत होता है। इसकी एक आलोचना यह की जाती है कि यह विरोधाभासी है। एक तरफ तो दार्शनिक शासक को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है और दूसरी तरफ उस पर सैद्धांतिक रूप से 4 प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं, तो थोड़ा इसमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है। फिर है कि इसको लिए कहा जाता है कि यह काल्पनिक अवधारणा है। तो प्लेटो का दार्शनिक राजा केवल मात्र कल्पना है, जो हमने अभी पीछे गुणों में देखा कि इतने गुण तो किसी काल्पनिक चरित्र में ही हो सकते हैं, तो व्यवहारिक जगत में ऐसे व्यक्ति का मिलना असंभव है। तो स्वयं प्लेटो कहते थे कि इस प्रकार का राजा मिलना एक कल्पना है, और वे स्वयं भी सिराक्यूस के एक शासक थे डायोनिसियस, उनको वह इस प्रकार की शिक्षा देने में असफल हुए कि वो उनके दार्शनिक राजा के सिद्धांत को पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से उसको वास्तविक जीवन में चरितार्थ करने में असफल साबित हुए। तो ये भी उसकी एक आलोचना की जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि इसका महत्व क्या है। प्लेटो की जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है, उसका मतलब यह है कि वो कहना चाहते थे कि शासन जो है वह एक कला है और शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जिसे उसे कला का बहुत अच्छे से ज्ञान हो, विशेषज्ञ हो, और दार्शनिक राजा से तात्पर्य है ज्ञानी पुरुष का शासन। तो प्लेटो का जो है यह दार्शनिक राजा का सिद्धांत पूरी तरीके से उसकी आलोचना करना भी ठीक नहीं है। उसका अपना एक महत्व है, क्योंकि उस समय में हमने भी अभी भी पढ़ा कि नगर राज्य पूरी तरीके से प्लेटो की नजर में रोगग्रस्त थे, क्योंकि शासन की बागडोर अज्ञानी स्वार्थी शासकों के हाथ में थी, और प्लेटो इसका विचार प्रस्तुत करना चाहते थे। और इसके उपचार में उन्होंने विवेक की प्रभुता, वैज्ञानिक और दार्शनिक शिक्षा के द्वारा विवेक को ही ज्ञान मार्ग पर बढ़ाने का प्रशिक्षण देकर दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस तरीके से प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है पूरी तरीके से महत्वहीन नहीं है, अर्थहीन नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दार्शनिक राजा में जिस तरह के गुण होने चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और जनता के प्रति कल्याण की भावना दार्शनिक राजा में होनी चाहिए, उसे न्याय प्रेमी होना चाहिए। यह आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों से इस तरीके की उम्मीद की जाती है। तो यह बिल्कुल ही इररिलेवेंट या अप्रासंगिक सिद्धांत नहीं है, यह आज भी बहुत प्रासंगिक है। और प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, नेट के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी के भी मेंस में जिसने ऑप्शनल लिया हो पॉलिटिकल साइंस, तो वहां भी इससे सवाल उठा के पूछा जाता है। आप लोग इसको कहीं कोट भी आप कर सकते हो जब आप जनरल स्टडी का कोई आंसर लिख रहे हो, तो ये सब चीजें कोट करने के काम आती है, आंसर्स को बहुत इनरिच बनाती है। ये था प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो हमने आज पढ़ा। प्लेटो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर अब हम एरिस्टोटल के साथ, अरस्तु के साथ शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर अब अरस्तु का होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।